हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? ऑप्शन ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी डेकामीटर और ऑप्शन डी बैरोमीटर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य। खबर है कि अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की है। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। बता दें कि शुक्रवार रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। देश भर में यूपीआई सर्विस 3 घंटे डाउन रही, यूजर्स को पेमेंट करने में दिक्कत हुई। 20 दिन में तीसरी बार आई परेशानी। देश भर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस करीब 3 घंटे डाउन रही। शनिवार सुबह तकरीबन 11:30 बजे से 1 बजे तक सबसे ज्यादा पेमेंट फेल्योर रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं दोपहर 3 बजे तक पेमेंट करने में दिक्कतें आई। बीते 20 दिनों में ये तीसरी बार है जब ट्रांजेक्शन में इस तरह की समस्या आई है। वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज के रियल टाइम स्टेटस बताने वाला प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के मुताबिक समस्या फेस कर रहे तकरीबन 81% लोगों को पेमेंट करने में समस्या आई। 17% लोगों को फंड ट्रांसफर करने और लगभग 2% को खरीदारी करने में दिक्कत हुई। केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। अब जमा पर 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। बता दें कि आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंकों ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करना शुरू कर दिया है। केनरा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों को घटा दिया है। नई ब्याज दरों के मुताबिक अगर अब आप केनरा बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको सालाना 6.85% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल की एफडी पर 7.15%, 3 साल की एफडी पर 7.20% और 5 साल की एफडी पर 6.70% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं बैंक 444 दिन की एफडी पर 7.25% ब्याज ऑफर कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड 9.19 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया। देश में 10,000 से ज्यादा लोगों की आय 10 करोड़ से ज्यादा। वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक देश भर में 9.19 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल किया है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 1.39 करोड़ लोग हैं। वहीं पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले ये 7.86% ज्यादा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी FY 2024 में इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या 8.52 करोड़ थी। 2023 में ये संख्या 7.78 करोड़ थी। 2023 की तुलना में 2024 में 9.51% ज्यादा लोगों ने रिटर्न भरा है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा आय वाले लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। 31 मार्च 2025 से पहले तक 10 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले 10,814 लोगों ने रिटर्न भरा है, जबकि 5 से 10 करोड़ आय वाले लोगों की संख्या 16,797 है। वहीं 1 से 5 करोड़ के बीच इनकम वाले 2.97 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किए हैं। हिमाचल के पर्यटन स्थल टूरिस्ट से गुलजार। अप्रैल में ही 60% ऑक्यूपेंसी, नहीं मिल रहे हैं रूम। गर्मी से बचने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। इससे पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। बता दें कि मंगलवार को छुट्टी की वजह से काफी टूरिस्ट अगले 4-5 दिनों के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और ठंडे इलाकों की सैर पर आ रहे हैं। शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला के होटलों में इससे शुक्रवार को ही 60% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इससे पहले कभी भी 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं हुई।
सेना में कमीशन खोरी का खुलासा। सीबीआई ने चंडीगढ़ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। राजस्थान में टेंडर के एवज में अधिकारियों ने लिए पैसे। खबर है कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सेना के एक सेंटर में टेंडर दिलाने में कमीशन खोरी का मामला सामने आया है। सीबीआई ने बीकानेर कैंट स्थित सेना की यूनिट में सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई को लेकर हुई गड़बड़ी को लेकर चार्जशीट दाखिल की है। इसमें चंडीगढ़ की प्राइवेट फर्म, सैन्य अफसरों, जवानों और रक्षा लेखा विभाग के कई अधिकारियों की संलिप्तता बताई गई है। सीबीआई ने चंडीगढ़ स्थित विशेष कोर्ट में करीब 2 साल चली जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कॉल रिकॉर्डिंग, रकम का ब्यौरा और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के सबूत दिए गए हैं। सीबीआई जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ की एमके एजेंसीज को सेना के लिए फ्लैप बैरियर, फुल हाई टर्न स्टाइल गेट्स और इनके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सप्लाई करने का 24.77 लाख रुपए का टेंडर मिला था। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि कंपनी के मालिक ने इस टेंडर के एवज में 87,000 रुपए कमीशन के तौर पर दिए हैं। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली हुए ढेर। 400 जवानों ने नक्सलियों को घेरा, शव और हथियार बरामद, रुक रुक कर फायरिंग। खबर है कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर के भैरमगढ़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुबह 9 बजे से दोनों तरफ से फायरिंग जारी है, जिसमें जवानों ने 3 माओवादियों को ढेर किया है और तीनों के शव के साथ हथियार भी बरामद किया गया है। दंतेवाड़ा जिले के एसपी गौरव राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद तकरीबन 400 जवानों को ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। जवानों ने 2025 में अब तक 146 नक्सलियों को मार गिराया है। पीएम मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर में 7100 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 50,000 लोगों के जुटने की संभावना। खबर है कि यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रैली की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी है। वहीं प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर यमुनानगर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 7,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बीपीसीएल प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। सुखबीर बादल फिर बने अकाली दल के प्रधान। 5 महीने बाद पद पर वापसी, तनखैया घोषित हुए थे। सजा काटने के दौरान चली गोली। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल के प्रधान बन गए हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल परिसर में बने तेजा सिंह समुद्री हॉल में पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति के साथ इसका फैसला लिया गया। कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ ने इस दौरान उनके नाम को प्रपोज किया। इस चुनाव के लिए बादल के खिलाफ किसी ने भी अपना नाम प्रपोज नहीं किया। बता दें कि इसके बाद सर्वसम्मति के साथ सुखबीर बादल को प्रधान चुन लिया गया। अकाली नेता और इस चुनाव के लिए चुने गए रिटर्निंग ऑफिसर गुलजार सिंह रणीके ने बैठक के बीच बादल के नाम पर मुहर लगा दी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब? अब राष्ट्रीय परिषद सदस्यों पर भी राय बनाने की कोशिश। सहमति में देरी से टल रहा है इलेक्शन। बता दें कि राजनीतिक गलियारों और खास तौर पर भाजपा में इन दिनों एक सवाल चल रहा है कि पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और ये पार्टी को कब मिलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इसका जवाब मिलता है उचित समय पर मिलेगा। उचित समय कब आएगा, इसका जवाब आम सहमति बनते ही मिल जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर सहमति बनाने के लिए प्रयास जारी है और जैसे ही सहमति बनेगी चुनाव का ऐलान हो जाएगा। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को ही खत्म हो चुका है, वह एक्सटेंशन पर हैं। नए अध्यक्ष को चुनने के लिए राष्ट्रीय सदस्यता अभियान पूरा हो गया है। सैफ हमला केस में 1613 पेज की चार्जशीट दायर, 35 गवाहों के बयान। करीना ने बताया घटना वाली रात बेटे के कमरे में हमलावर था। बता दें कि सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में 1613 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कई खुलासे किए गए हैं। सैफ अली खान पर 15 जनवरी की रात तकरीबन 2:30 बजे चाकू से हमला किया गया था और चार्जशीट में सैफ की वाइफ करीना कपूर का भी बयान है। एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट में कहा है कि घटना वाले दिन मैं अपनी दोस्त रिया कपूर से मिलकर रात 1 बजे लौटी। करीब 2 बजे जहांगीर की नैनी उनके कमरे से चिल्लाती हुई बाहर आई थी। नैनी ने बताया कि जेह बाबा जहांगीर के कमरे में एक आदमी है और उसके हाथ में चाकू है, वो पैसे मांग रहा है। इसके बाद करीना और सैफ जहांगीर के कमरे में पहुंचे और हमलावर को देखा। तभी हमलावर ने सैफ पर चाकू से वार कर दिया। इस चार्जशीट में 35 गवाहों के स्टेटमेंट के साथ ही 25 सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं। आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ता उग्र, तलवारें लहरा रहे, तोड़फोड़ की, पुलिस को चुनौती। समाजवादी पार्टी सांसद के घर जाएंगे।
सभी रास्ते सील किए गए। खबर है कि आगरा में करणी सेना के समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के घर कूच करने के ऐलान के बाद हालात बेकाबू हो गए। करणी सेना के कार्यकर्ता उग्र हैं और वे डंडे तलवारें लहरा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्ते में लगी हुई बैरिकेडिंग को उन्होंने लाठी डंडों से हमला करके तोड़ दिया। वहीं करणी सेना युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने बताया कि सुमन के घर जाने में हमें प्रशासन भी नहीं रोक पाएगा। हम अपना काम करेंगे और प्रशासन अपना काम करेगा। हम यहाँ पूरी तैयारी से हैं, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाले हैं। बेंगलुरु में हिंदू युवक मुस्लिम लड़की से मारपीट का मामला, प्रियांक खरगे बोले बर्दाश्त नहीं, ये यूपी बिहार या एमपी नहीं। भाजपा ने कहा कांग्रेस यूपी बना भी नहीं सकती। बता दें कि बेंगलुरु के एक पार्क में एक हिंदू युवक और मुस्लिम लड़की से मारपीट करने और धमकाने का मामला सामने आया है। ये दोनों स्कूटी पर बैठे थे, तभी कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया और सवाल जवाब कर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। लड़कों ने युवक के साथ मारपीट भी की। वहीं युवती से कहा कि तुम बुर्का पहनकर एक हिंदू लड़के के साथ बाइक पर क्यों बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। आरोपियों ने लड़की से उसके परिवार वालों का नंबर मांगा। नंबर देने से इनकार करने पर वो युवती को डराने धमकाने की कोशिश करने लगे। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं घटना चंद्रा सुवर्णा लेआउट पार्क में हुई है। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान महिम, अफरीदी, वसीम, अंजुम और एक नाबालिग के रूप में हुई है। उनसे पूछताछ की जा रही है। धूलभरी आंधी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, 350 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले, कई के रूट बदले गए, कई घंटे तक फंसे रहे पैसेंजर्स। बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार देर शाम चली धूलभरी आंधी की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन में देरी हुई। ये हालात शनिवार सुबह 7 बजे तक बने रहे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com के मुताबिक दोपहर तक 350 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई और इनके ऑपरेशन में औसतन देरी 40 मिनट से ज्यादा थी। वहीं कई फ्लाइट्स के रूट भी बदले गए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने के चलते एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों को लंबा इंतजार और बार बार चेकिंग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तहव्वुर 26/11 के मास्टरमाइंड साजिद के संपर्क में था। पाकिस्तानी सेना की वर्दी से खास लगाव, एनआईए की पूछताछ में दुबई मैन का नाम लिया। खबर है कि 2008 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दूसरे दिन भी पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा ने पूछताछ में बताया है कि वो ग्लोबल टेररिस्ट साजिद मीर से लगातार संपर्क में था, जो 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके अलावा पूछताछ में राणा ने दुबई मैन का नाम लिया है, जिसे हमले की पूरी प्लानिंग पता थी। एजेंसी को शक है कि यह व्यक्ति पाकिस्तान और दुबई के बीच नेटवर्क संभालता था और हमलों की फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट में अहम भूमिका निभा रहा था। ये भी पता चला है कि राणा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी करीबी संपर्क था। उसे पाकिस्तानी सेना की वर्दी से खास लगाव था। इससे पहले एनआईए ने पूछताछ के पहले दिन शुक्रवार को 3 घंटे उससे पूछताछ की थी। एजेंसी ने बताया है कि वह कोऑपरेट नहीं कर रहा है। वहीं एनआईए की कोशिश है कि तहव्वुर के परिवार और दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। वक्फ कानून का विरोध, मुर्शिदाबाद में 3 की गई जान, भीड़ ने पिता बेटे को पीट कर मारा, अब तक 118 गिरफ्तार, इंटरनेट बंद। खबर है कि वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फिर से हिंसा बढ़ गई है और हिंसक भीड़ ने पीट कर पिता बेटे की हत्या कर दी। इनकी पहचान यहां पिता हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास के रूप में हुई है। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। वहीं गोली लग जाने की वजह से एक अन्य भी घायल हो गया। हिंसा जिले के शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में हुई है। वहीं 11 अप्रैल को भी धुलियान में हिंसा भड़की थी, जहां पर एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में जान चली गई। लिहाजा मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं और हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पटना में कन्हैया समेत 41 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस, बिना परमिशन के प्रदर्शन करने और पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की का आरोप। खबर है कि पटना पुलिस ने कांग्रेस के मार्च पर बड़ा एक्शन लिया है। श्री कृष्णपुरी थाने में कन्हैया कुमार समेत 41 कार्यकर्ताओं और अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं लिया गया था, जिससे सड़क जाम की स्थिति बन गई और इस दौरान लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। वहीं इसकी पुष्टि थानेदार प्रभात कुमार ने की है। सीडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि मजिस्ट्रेट के आवेदन पर केस दर्ज हुआ है। बेलेबल धारा लगी थी, जिसके चलते थाने से ही सबको पीआर बॉन्ड भरवाकर जमानत दे दी गई। नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मोतिहारी नगर निगम को मिली 400 करोड़ की मंजूरी, अब जल जमाव की समस्या से मिलेगी निजात। 32 वार्डों में बनेगा 187 किलोमीटर लंबा नाला। खबर है कि मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है।
अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन AMRUT के तहत 400 करोड़ रुपए की नाला निर्माण योजना को मंजूरी मिल गई है। नगर निगम आयुक्त सौरभ सुमन यादव के मुताबिक इस योजना से नगर निगम क्षेत्र के 32 वार्डों में 187 किलोमीटर लंबा नाला बनेगा। यह शहर की पुरानी जलजमाव समस्या का स्थायी समाधान होगा। इसके निर्माण से केवल जलजमाव से लोगों को निजात नहीं मिलेगा, बल्कि शहर की एक बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। इस परियोजना से तकरीबन 30,000 घरों को सीधा लाभ मिलेगा और इससे जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। इसके साथ ही गंदगी और बीमारियों से भी बचाव होगा। नालंदा के 10 प्रखंडों में बर्बाद हुई फसल, तेज आंधी और बारिश से जिले के किसानों को भारी नुकसान, प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। नालंदा में गुरुवार की शाम को आई तेज आंधी और बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 20 में से 10 प्रखंडों की 96 पंचायतों में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। गेहूं, मक्का, प्याज, पान, हरी सब्जी, आम, चीना और मूंगफली उद्यानिकी फसलें इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आई हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें खेतों में उतरकर क्षति का आकलन कर रही हैं और जिला कृषि विभाग द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट कृषि निदेशालय को भेज दी गई है। हालांकि सर्वे की प्रक्रिया अभी जारी है और क्षति का आंकड़ा बढ़ सकता है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक नुकसान बिहार शरीफ प्रखंड में हुआ है, जहां पर 21 पंचायतों में गेहूं, मक्का, चीना, मूंगफली और उद्यानिकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। नूर सराय की 17 पंचायतों में गेहूं और मक्का की फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि एकंगर सराय की 11 पंचायतों में मक्के की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। आज का सुविचार, आचार्य चाणक्य ने कहा था, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।